जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को आज की, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को पढ़ेंगे। इसकी अगली क्लास में हमने इसके बहुत सारे पॉइंट को कवर किया हुआ है बहुत डिटेल में। आज हम उसके कुछ बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे और अपना ये चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर का चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वी आर अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डीपीएसपी है, वो एक नोबल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नोबल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 4, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में एन्यूमरेट किया गया है और क्लासीफाई किया जाता है। और क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में, जो कि है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। आगे देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर है, ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। दे सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इसका मेन मोटिव है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरीके से स्टेब्लिश किया जाए। Unlike the fundamental right, directive are not justicable in nature. That is, they are not enforceable by the court for their violation. जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिकेबल है नेचर में। उसके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बाद आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा है वो नॉन जस्टिकेबल है नेचर में। वो नेचर में क्या है? नॉन जस्टिकेबल है, कि आप उसके वायलेशन के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल है और नॉन जस्टिकेबल है, और अपना डीपीएसपी जस्टिकेबल है कि नॉट जस्टिकेबल है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन itself declared that these principles are fundamental in the governance of the country. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि ये जो प्रिंसिपल हैं, ये जो डीपीएसपी के प्रिंसिपल हैं, ये फंडामेंटल हैं किस चीज़ के? हमारे कंट्री के गवर्नेंस में। हमारे कंट्री के गवर्नेंस में ये जो डीपीएसपी के प्रोविजंस है, वो एक फंडामेंटल और वो एक मेन प्रिंसिपल का काम निभाते हैं। उसके बाद देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। ये ड्यूटी होती है हमारे स्टेट की कि वो डीपीएसपी में जो लॉज दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनको अपनी कंट्री का लॉ बनाने में यूज करे हमारा स्टेट। ओके, हमारा स्टेट ऐसे लॉज बनाए अपनी कंट्री के लिए जो कि सेटिस्फाइड करते हो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रिंसिपल को। आगे चलते हैं। दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी फॉर देयर एप्लीकेशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या एक मोरल ऑब्लिगेशन देता है हमारे स्टेट अथॉरिटी को कि वो फंडामेंटल ड्यूटी को किस तरीके से इम्पोज करें, कि वो जब लॉ बनाए तो इस बात का ध्यान दे कि उसमें जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं, जो हमारे सोशल, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल पार्ट्स हैं, उनको उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको अडॉप्ट किया जाए। आगे देखते हैं। मिनर्वा मिल केस 1980, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अपना सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाउंड करता है क्या एक बेड रॉक, किसमें बैलेंस करने के लिए? अपने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बैलेंस करने में। ये कब बोला गया था? मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला गया था। तो बेसिकली मिनर्वा मिल केस किस से संबंधित है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस स्टेब्लिश किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या बताया है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उसने प्रोवाइड नहीं किया था फंडामेंटल ड्यूटी को। मतलब कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नाम का जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी।
These were added during the operation of internal emergency 1975 to 77 by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमिटी. ओके, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, और ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. जब इंदिरा गांधी का पीरियड था और इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमें पता है कि हमें अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नई चीज ऐड करनी होती है तो हमें एक अमेंडमेंट करना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो उसी तरीके से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जो कि 1976 में किया गया. और ये अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का अमेंडमेंट था, इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? इसका रिकमेंडेशन दिया था स्वर्ण सिंह कमिटी ने. किसने दिया था? स्वर्ण सिंह कमिटी ने दिया था. ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी. तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करता है. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है, यहाँ से हमें नोट करने वाली पॉइंट ये मिलती है कि 42nd अमेंडमेंट एंड द 86th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है. आगे देखते हैं. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ओनली वन आर्टिकल 51 स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि सिर्फ एक आर्टिकल है 51A, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी को स्पेसिफाई करता है. वो कितने फंडामेंटल ड्यूटी को स्पेसिफाई करता है? 11. तो फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 4A में. और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में. और ये जैसे पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A ये A है, तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. देखते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्या है. इसमें कुछ ऐसे समरी टाइप का दे दिया गया है, बहुत डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. जब इसको फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम कवर करेंगे. देखते हैं क्या बताया गया है कि टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए किस चीज़ की? अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की. देन प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो हमें अपने कंट्री की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. देन प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपुल, हमें अपने देश के कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए. देन preserve the rich heritage of our composite culture and so on. Okay, तो हमें अपने हेरिटेज और कल्चर को भी प्रिजर्व करना चाहिए. देन देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी सर्व एज द रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट while enjoying their rights they have also to be quite conscious of duties they owe to their countries, their society and their fellow citizen. Okay, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि हम जब भारत के सिटीजन जब अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए अपने फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी, जो उनका बनता है, उनकी ड्यूटी जो बनती है उनके कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए और अदर सिटीजन्स के लिए. देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी नॉन जस्टिकेबल है नेचर में. नेचर कैसा है अपने फंडामेंटल ड्यूटी का? नॉन जस्टिकेबल है. ओके, तो डीपीएसपी का नेचर कैसा है? नॉन जस्टिकेबल. एंड द फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर कैसा है? नॉन जस्टिकेबल. और जस्टिकेबल नेचर किसका है? फंडामेंटल राइट का. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ सेकुलर स्टेट. अ सेकुलर स्टेट, इसमें देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द सेकुलर स्टेट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो किसका कौन से फ्यूचर को अडॉप्ट करता है? वो करता है सेकुलर स्टेट के फ्यूचर को अडॉप्ट, सेकुलर स्टेट की बात करता है. it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी रिलीजन को अपने स्टेट का रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताता है. जैसे हमारा ऑफिशियल एंथम है, हमारा ऑफिशियल सिंबल है, हमारा ऑफिशियल क्या स्लोगन है ये सारी चीजें हैं, बट हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है. देखते हैं आगे. The following provision of the constitution reveal the secular character of the Indian state. कुछ नीचे दिए गए हैं प्रोविजन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर कैरेक्टर को
रिवील करते हैं, बताते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में भी कभी कभी स्टेटमेंट दे के ऐसी बातें बोली जा सकती हैं कि कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है या सेकुलर नहीं है। चलिए देखते हैं। टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो पहली बात तो यही है कि ये जो सेकुलर टर्म लिखा हुआ है ये हमारे प्रियम्बल में कब ऐड किया गया? 1976 में ऐड किया गया बाई 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है प्रियम्बल सेक्योर टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो जो हमारा प्रियम्बल है ना वो सिक्योर करता है भारत के सिटीजन की लिबर्टी को कि वो जिस चीज में चाहे उसमें बिलीव कर सके, फेथ कर सकें और वर्शिप कर सकें। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के हर कम्युनिटी के लोगों को ये लिबर्टी देता है कि आप जिसमें मर्जी फेथ रख सकें, जिसमें मर्जी आप की वर्शिप कर सकें। सबको अपने अपने रिलीजन को पूरी तरीके से मानने की और उसको प्रोपोगेट करने की छूट दी गई है, फ्रीडम दी गई है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14। तो ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इक्वालिटी का कि बिफोर लॉ भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक सेकुलर फीचर है। नेक्स्ट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल 15। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि जो हमारा स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन को रिलीजन के ग्राउंड पे, कि कोई मुस्लिम है तो उसको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाए, कोई हिंदू है तो उसको कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाए। ये हमारे स्टेट हमारा ऐसा नहीं कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। तो इक्वालिटी होगी अपॉर्चुनिटी की भी, कि अपॉर्चुनिटी को भी इक्वली रूप से डिवाइड किया जाएगा, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं हम उसको, जो कि हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट है ना, इसमें कुछ कुछ फिर सब पॉइंट भी दिए गए हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन में बताए गए हैं, तो उसको हम अपने फंडामेंटल वाले चैप्टर में क्लियरली देखेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सेकुलर जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कौन कौन से पॉइंट फिट बैठते हैं। ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन आर्टिकल 24। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है किसको? कि हर किसी को, कि भाई आप अपना जो रिलीजन है उसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके जो कुछ सिंबल हैं, उसके जो कुछ प्रैक्टिसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26। एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। कि कोई भी रिलीजियस सेक्शन है, कोई भी रिलीजियस सोसाइटी है, वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन आर्टिकल 27। ओके, कि किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी सिटीजन से इस बेसिस पे टैक्स नहीं लिया जा सकता कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि हमारा जो स्टेट है वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई चलो हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं तो चलो हम पूरे भारत से टैक्स ले लेंगे, रिलीजियस टैक्स। ये नहीं हो सकता। या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो ये सोचे कि चलो हम सबको हज पे भेजेंगे, तो जो कम्युनिटी हज पे जाने वाली है वही जाएगी, लेकिन हम इसके लिए पूरे लोगों से, पूरे जितनी पब्लिक है, जितने टैक्स पेयर हैं, सबसे टैक्स लेंगे। तो ये सिस्टम नहीं है। आप टैक्स, बहुत सारे टैक्स का नाम सुने होंगे, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड क्या अपना सरचार्ज एंड कुछ और ऐसे अलग अलग तरीके के टैक्स आते हैं। लेकिन आपने कभी भी रिलीजियस टैक्स नहीं सुना होगा, जो कि मुगल पीरियड में लगता था, है ना। तो रिलीजियस टैक्स, जैसे जजिया क्या था, वो रिलीजियस टैक्स था एक। लेकिन जो हमारा फ्री इंडिया है इसमें कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लगता है। आपको किसी भी रिलीजन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कोई भी स्टेट, ये मतलब इंडियन स्टेट, ये नहीं ले सकती है कि हम किसी सारी कम्युनिटी से टैक्स लेके किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस दे, वो नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नो रिलीजियस
instruction shall be provided in any educational institute maintained by state article 27 कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं कहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि मेंटेन्ड किए जाते हैं किसके थ्रू स्टेट के थ्रू कि स्टेट के थ्रू जो भी जैसा सरकारी स्कूल है ना तो हर स्टेट में सरकारी स्कूल है तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है कि भाई सरकारी स्कूल है तो ऐसा है तुम टीका लगा के आओगे तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी या तो कि तुम कुछ ऐसा करोगे कि जैसे स्कूल है तो स्कूल अपना एडवर्टाइज करने के लिए बैग पे अपने स्कूल का लोगो लगा देता है बच्चों के ड्रेस पे अपने स्कूल का लोगो लगा सकता है बट वो किसी विशेष रिलीजन का या किसी स्पेशल रिलीजन का लोगो नहीं लगा सकता है कि भाई स्टेट पे जय श्री राम लिख दिए या अपने टी शर्ट पे जो स्कूल का टी शर्ट है उस पर अल्लाह अकबर लिख दिए या क्या बुद्धम शरणम गच्छामी लिख दिए तो ये सब नहीं हो सकता है वो एक स्कूल का अपना डेकोरम रहेगा और वो स्कूल का एक अपना कल्चर रहेगा और वो स्कूल उसको प्रमोट करेगा कि दिस इज द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द नेचर ऑफ आवर कंट्री इन अ फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म ओके कि ये सेकुलर होने का जो हम स्टेट को देखते हैं ना जो हम स्कूल्स में कल्चर देखते हैं जो हम किसी भी सरकारी दफ्तर होता है कोई भी सरकारी ऑफिस होती है उसमें जो हम कल्चर देखते हैं ना वो सारे कल्चर ये बताते हैं कि हम वो सारे मतलब ऑफिस के स्कूल के सब कल्चर ये मिला के ये हमें बताते हैं कि भाई ये हमारा जो कल्चर है ना ये सेकुलर कल्चर है इसमें कोई स्टेट विशेष के लिए सॉरी कोई रिलीजन विशेष के लिए कोई इस अलग प्रोविजन नहीं बनाया गया है अब जैसे किसी ऑफिस में ये नहीं बोला जाता है आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं आप बुर्का पहन के आए हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी है ना ऐसा नहीं होता है तो वो आगे की बात है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स distinct language script and the culture article 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना कोई पूरे सिटीजन का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जो जिसको मतलब कंजर्व किया हुआ है या जिसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या लॉ बना के या किसी भी तरीके से या जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वही नहीं कोई भी सेक्शन है अपनी सोसाइटी का उसको राइट है कंजर्व करने का कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर की मतलब जो कि हमारी 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में जो कि लैंग्वेज ऐड है उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो किसी पर्टिकुलर इंसान को या एनजीओ को लगता है कि भाई इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है तो वो उसको कर सकता है जैसे अगर कोई मगध क्षेत्र का है मगधी बोलता है या कोई अवध का है अवधी बोलता है कोई ब्रज का है ना तो ब्रजभाषी है तो उसको लगता है कि भाई अब कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है तो वो अगर ब्रज भाषा को बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जो ब्रज में लिखे हैं है ना ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं तो अगर वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है ओके चलिए आगे देखते हैं all minorities shall have the right to establish and administrate educational institute of their choice article 30 कि सभी माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो इस्टेब्लिश करे और एडमिनिस्ट्रेट करे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 तो सबसे अच्छी बात तो यही कही गई है कि जो स्टेट है वो जल्द से जल्द ये सिक्योर करे या इंडिवर करने की कोशिश करे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे स्टेट के लिए ये आर्टिकल 44 में है और अभी हम जानते हैं कि अभी उत्तराखंड में अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया है यूसीसी लग गया है और मेन बात जानने की इसमें यह है कि यूसीसी कौन से आर्टिकल में बताया गया है यूसीसी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है तो आर्टिकल 44 से रिलेटेड है और पार्ट कौन सा है तो पार्ट है अपना ये डीपीएसपी के चैप्टर में इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है ओके तो देखिए स्टेट ने लॉ बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो ये कहाँ से लिया ये कहाँ का प्रिंसिपल है डीपीएसपी का प्रिंसिपल है ओके और डीपीएसपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के पीछे जो मेन पॉइंट था जो मेन फिलोसफी थी तो वो यही थी कि जब स्टेट लॉ बनाए तो अपने डीपीएसपी के सारे प्रोविजंस को ध्यान में रख के बनाए आगे चलते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कैन नोट अ complete separation between the religion church and the state the politics okay तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो क्या कैन नोट करता है वो कैन नोट करता है कंप्लीट सेपरेशन यहाँ पे कैन नोट का मतलब ये क्या है कि वो उसकी तरफ हिंट करता है या ऐसा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है या जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है
वो कौन से कह सकते हैं कि वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कंप्लीट सेपरेशन को, वो इंडिकेट करता है कंप्लीट सेपरेशन किसमें, बिटवीन रिलीजन ऑफ चर्च एंड द स्टेट एंड द स्टेट एंड द स्टेट, जिसमें कि पॉलिटिक्स आता है, रिलीजन जिसमें कि चर्च आता है। दिस निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इनकैपेबल इन inapplicable in Indian situation where the society is multi religious। ओके, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना सेकुलरिज्म का, उसमें वो ये इंडिकेट करता है, इसकी तरफ इशारा करता है कि कंप्लीट सेपरेशन है चर्च का और पॉलिटिक्स का, रिलीजन का और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन है, कि रिलीजन एक अलग मैटर हो गया, उसमें स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं देगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट एक अलग मतलब हो गया, उसमें जो चर्च है, जो रिलीजन है, वो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कि मतलब अगर चर्च में फादर है और उस मतलब जो एक प्रिस्ट है वो एक मेल ही होता है हमेशा से, एक फीमेल नहीं होती है, तो इसके लिए वो स्टेट के पास नहीं जा सकते हैं कि भाई आप कुछ प्रोविजन बनाओ, क्यों नहीं हो रही है ये, नहीं। वो पूरा जो फादर है, जो पूरा चर्च की कम्युनिटी है ना, वो चर्च ही सब डिसाइड करेगा, वो चर्च का एक अपना डोमिनेशन चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे हमने सबरीमाला का केस देखा कि भाई वहाँ पे औरतों को जाना नहीं अलाउ नहीं था, तो फिर उस पर अपनी सुप्रीम कोर्ट तक ने इंटरफेयर किया था, है ना। तो ये हो गया कि हमारे में क्या, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है हमारे में। क्यों भाई, क्योंकि हमारे इतने मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं। अब अगर एक के रिलीजन प्रैक्टिस से किसी दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिस को का वायलेशन होता है, और अगर इसमें स्टेट कोई भी पार्ट नहीं लेगा, तो उसमें तो फिर वो हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा क्या वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, एक ही रिलीजन है, कि सारे क्रिश्चियन हैं, या कुछ ऐसे हैं कि जो क्रिश्चियन नहीं है तो वो किसी दूसरी कंट्री से गए हैं, वो उस कंट्री के पर्टिकुलर नहीं है, तो उनसे तो वैसे रेसिज्म चलता है। लेकिन इंडिया का जो जियोग्राफिया हम कह सकते हैं, वो इंडिया का जो है अपना जो कल्चरल डिफरेंस है, जो डाइवर्सिटी है, वो अलग लेवल की है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, तो अब देखते हैं ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है सेकुलरिज्म का। गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। ओके, कि इंडिया का जो रिलीजन है वो सारे रिलीजन को एक समान रिस्पेक्ट देता है और सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक, जैसे 3 तलाक हुआ, 3 तलाक में अपनी पार्लियामेंट ने इंटरफेयर किया ना, तो इसमें क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है कि भाई हम सेकुलर तो हैं, लेकिन अगर हमें लगेगा कि किसी विशेष कम्युनिटी के किसी भी प्रोविजन में कुछ ऐसा है जो कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी सती प्रथा, हिंदू धर्म की एक सती प्रथा का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी आज़ादी के बहुत पहले हालांकि उसमें किया गया, लेकिन हमारा जो करेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेस तो पिछले अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की एक्टिविटी से ही आ रहा है ना। और उसके बाद भी बहुत सारा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें उसमें भी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि सब कुछ पुराने जमाने के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलता है। तो वो है कि हमारे जो स्टेट हैं वो हमारे सेकुलर तो हैं, वो किसी को विशेष अपना रिलीजन नहीं मानते हैं, बट वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो हर रिलीजन के कॉन्सेप्ट को, उसके प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Constitution has also abolished the old system of communal रिपेयर सेंटेंस। तो मेन इसमें यही बात दी गई है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ही एबॉलिश कर दिया क्योंकि पहले ही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, और मतलब पीछे से इतनी चीज़ें थी कि अगर डिवाइड होता तो फिर अभी हमारी कंट्री में क्या उसको डिवीजन क्या 2 कंट्री का 2 नेशन थ्योरी को भी देखना पड़ा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये बोला गया कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, किसी भी रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और थोड़ा जल्दी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अडॉप्ट करता है,
इलेक्शन के लिए किसके, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, जो यंग लोग, हम लोग वोट देते हैं लोकसभा के अपने मेंबर्स को और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर को, है ना, तो वो वोट करने का जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी किस पे लागू होती है, तो लोकसभा पे लागू होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे या स्टेट असेंबली पे लागू होती है। ये राज्यसभा पे और स्टेट असेंबली हो गया अपना। तो अब राज्यसभा पे ये लागू नहीं होता है, और एक स्टेट असेंबली होगी, दूसरी स्टेट, अभी मैं उसका नाम मिस कर रही हूँ। अब स्टेट में क्या होता है, स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली होगी एक, दूसरा स्टेट काउंसिल हो गया, नहीं काउंसिल, देखिए मुझे नाम भूल रहा है। लोअर हाउस अपर हाउस स्टेट में भी होता है ना, तो स्टेट की जो है, तो स्टेट का लोकसभा और एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मैं अभी नाम भूल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि इसमें क्या उसके लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो काउंसिल ही होती है। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ लोकसभा के लोगों को, मेंबर्स को इलेक्ट करती है, और स्टेट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करती है, ना कि इलेक्ट करती है राज्यसभा और स्टेट काउंसिल के मेंबर को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी सिटीजन हु डज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। कि कोई भी सिटीजन है जो कि 18 साल से कम उम्र का नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रेस के। जैसे कि भाई अब तुम हो गए हरिजन तो तुम वोट नहीं दोगे, या तुम हो गए हिंदू या तुम हो गए क्षत्रिय, तुम वोट नहीं दोगे, ये नहीं हो सकता। या ये नहीं हो सकता कि किसी रेस के, कि भाई तुम इस रेस के हो, तुम उस रेस के हो, तो इस पे ये तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। बेसिकली यही इस पॉइंट में बताया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट है, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर इन 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो जो वोटिंग एज था ना, वो पहले 21 ईयर था, वो पहले कितना था, 21 ईयर था, बट इसको रिड्यूस किया गया 18 ईयर, 18 साल को 18 साल में रिड्यूस किया गया, किसको, 21 साल में 21 कॉन्स्टिट्यूशन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो जो अब क्वेश्चन यही आ जाएगा कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो अपने वोटिंग के एज से रिलेटेड है ना, कि वोटिंग का एज उसमें कम किया गया, रिड्यूस किया गया। ओके, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर was the bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and the overwhelming literacy। कि जो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, इस पॉइंट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फार्मर थे उनकी बहुत क्रिटिसिज्म भी किया गया। जो ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लोग थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि अच्छा इतनी पॉपुलेशन है और इनकी लिटरेसी रेट इतनी कम है और खाने को इन्हें हो नहीं पा रहा है, ये बड़े चलेंगे बताने की कौन हमारा लीडर बनेगा कौन नहीं लीडर बनेगा, है ना। बट वही है कि इतनी बड़ी कंट्री है, कौन वोट देने जाएगा कौन नहीं जाएगा। बट बहुत अच्छी तरीके से उस समय से लेके आज के समय तक वोटिंग सिस्टम को, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, ये वोटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके और बहुत अच्छे मैनर में आगे लेके जाया गया। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, इनहेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल। मेन यही है कि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो उसमें यही बताया गया है कि ब्रॉड बेस और इनहेंस किया गया है सेल्फ रिस्पेक्ट को, और कॉमन पीपल के को भाई एक अथॉरिटी दी गई है कि आप वोट कर सकते हैं डायरेक्टली जाके अपने मेंबर को। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, उसमें सीधी सीधी बात बताई गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर कहाँ से लेता है, वो पावर लेता है पब्लिक से।
है ना, जो हम भारत के लोग शुरू होता है, जो हमारा प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे स्टार्ट होता है ना हमारा प्रियम्बल जो, तो उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर किससे लेता है, हमारे देश के लोगों से लेता है। तो लोगों के भाई जो पावर देने वाला है पहले तो उसके हाथ में बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, तब तो वो देगा। तो इसलिए कि वोटिंग का सिस्टम ही, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इतने खूबसूरत तरीके से मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है, मैं कह सकती हूँ डिजाइन किया गया है, कि इसको कभी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे ये तीनों पार्टी को मैं कह रही हूँ कि एक लीडर को, और एक लीडर है, जो नेता हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं बहुत सारे, अब तो बहुत मतलब क्वालिफाइड लीडर बन रहे हैं, लेकिन जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था तुरंत तुरंत से, तो उस टाइम भी बहुत मतलब उस टाइम तक तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा लीडर थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी एजुकेटेड लोग थे। बट क्या जो बीच बीच में जैसे बिहार का एरिया हो गया, कुछ राजस्थान का हो गया, कुछ तो कुछ लीडर ऐसे भी थे ना कि जो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिहार में तो स्पेशली के बहुत सारे नाम हैं, तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अभी भी देखिए 9वीं पास 10वीं फेल क्या क्या सब चलता रहता है ना न्यूज में, तो वो चीज हो गया कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि वो आम जनता के बीच में रहते थे और उनको आम जनता की प्रॉब्लम पता होती थी, इसलिए वो वोट करके इलेक्ट होके जाते थे अपने पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट क्या है, हमारे कंट्री की मतलब हाईएस्ट पोजीशन है ना, जो कि भाई कंट्री के लोगों के लिए लॉ बना रही है, तो हाईएस्ट ही पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन। तो ये कैसे डिजाइन किया गया कि आप अपने मतलब हमारे कंट्री के जो सबसे लोअर तबके का भी इंसान है, वो सिर्फ लोगों का मत पाकर, सिर्फ लोगों के द्वारा चुन के हमारे पार्लियामेंट, हमारे कंट्री के सबसे हाई पोस्ट पे जा सकता है। तो ये एक पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी ये कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, एक जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, जो वो क्या वो भाई वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है कि मतलब हायर से हायर स्टडी भी उन लोगों की, क्या यूपीएससी के प्रिपरेशन के आगे तो फिर पीएचडी भी बेकार है ना। लोग मास्टर्स करके, लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर्स करके फिर आते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन एक अलग लेवल का प्रिपरेशन है और उसमें आपको बहुत हाई लेवल की स्टडी करनी रहती है। तो एक हाई लेवल का एजुकेटेड इंसान भी जाता है उस पार्लियामेंट में, क्यों? मतलब सेक्रेटरीट बन के, और सपोर्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो उस इलिटरेट इंसान को सपोर्ट करे, उसको समझा पाए, उसको असिस्ट कर पाए कि कौन कौन से ऐसे, भाई समस्या तो उन्हें पता है, समाधान भी उन्हें पता है, लेकिन वो समाधान को और अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई करके कैसे लोगों के सामने लाया जा सकता है, ये बात होती है ना। बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी अगर मैं डिटेल में बहुत जाने लगूंगी तो, और फिर समझाने बताने को बहुत सारी बातें हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगी कभी आगे। फिलहाल ये चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं हम, फिर बताने लगूंगी तो फिर बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, है ना। चलिए चलते हैं। तो बेसिकली यही मेरे कहने का मतलब था कि कैसे एक क्या आम जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको भी हायर पोस्ट पे रखते हैं, और एक एजुकेटेड को भी रखते हैं, और जुडिशरी को भी रखते हैं। तो फिर कैसे ये तीनों मिल के फिर सारा काम करते हैं, अपने कंट्री को कैसे चलाते हैं, और ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको डिटेल में देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है। ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। In the country like USA, on the other hand, each person is not only the citizen of USA, but also a citizen of particular state to which he belong, है ना। कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक कि भाई हमारे आधार कार्ड में क्या होता है, हम इंडियन हैं, है ना। आप कोई फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें क्या आएगा कि सिटीजनशिप इंडियन। ये तो नहीं आ जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश या बिहार के कि डोमिसाइल पूछा जाता है, लेकिन सिटीजनशिप तो एक ही है। बट यूएसए का प्रोग्राम अलग है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में अगर आप हैं तो आप मान लीजिए आप एक स्टेट में कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं, तो आपके पास कैलिफोर्निया का भी वो होगा, सिटीजनशिप होगा, देन यूएसए का भी सिटीजनशिप होगा, है ना। दस ही ओज एलिजेंसी ऑफ बोथ एंड एंजॉय डुअल सेट ऑफ राइट्स, है ना। तो जो यूएसए के लोग होते हैं वो डुअल सेट ऑफ राइट को एंजॉय करते हैं। बट इंडिया में क्या है, इन इंडिया ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर ब्रोन और reside enjoy the same political and civil right of
citizenship all over the country and no discrimination is made between them. Okay, हालांकि इसमें बनते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जब हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे किसी भी कोई भी स्टेट है तो वो अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है कि अपने अपने डोमिसाइल लोगों को प्रेफरेंस देता है, अदर स्टेट के लोगों को इतना प्रेफरेंस, हालांकि बहुत सारे स्टेट में ऐसा डिफरेंस नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो हाँ विशेष करके उतना डिफरेंस है ही नहीं, बट बिहार में क्या है देखिए, जैसे बिहार में ये है कि 35% रिजर्वेशन मिलता है बिहार के लड़कियों को, बट अदर स्टेट के लोगों को तो नहीं मिलता है, तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना, जब आप ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात करते हैं तो वो फिर है क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है कि भाई ठीक है लेकिन हम अपने स्टेट को तो करेंगे, लेकिन सिटीजनशिप हमें एक ही कंट्री की मिलती है, हम मतलब इसमें क्या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप पैदा हुए हैं मान लीजिए महाराष्ट्र में और आप रह रहे हैं तमिलनाडु में, तो आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद हो जाता है कि अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं और आप कुछ समय तक वहाँ पे बिताए हैं, आपके क्या एंसेस्टर्स और वगैरह महाराष्ट्रियन हैं, तो आपका कल्चर अलग हो जाएगा, है ना, या गुजराती हैं या हरियाणवी हैं या पंजाबी हैं, तो आपका क्या कल्चर अलग हो जाएगा, और आप फिर तमिलनाडु में जाके रहेंगे तो तमिलनाडु वालों का कल्चर अलग हो जाएगा। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, बाकी आम पब्लिक करे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। Despite the constitutional provision for the single citizenship and the uniform right for all the people, India has been witnessed the communal riots, class conflicts, caste war, linguistic clashes and ethnic dispute। तो यही है कि बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप करने के पीछे इन लोगों की मंशा यही थी कि भाई इंडिया में पहले ही बहुत सारे रियॉट्स वगैरह हो चुके हैं, ये सब कम्युनलिज्म वगैरह के नाम पे, रेसिज्म वगैरह के नाम पे, तो फिर अदर स्टेट पे हम देने लगेंगे प्रोविजंस, तो फिर वही प्रॉब्लम ना क्रिएट होने लगे, इसकी वजह से सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी जो ये क्या है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। उसमें देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एस्टेब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडी, है ना, दे आर इनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज बलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्गन को नहीं एस्टेब्लिश करता है, वो इस्टेब्लिश करता है कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी, जो कि इनका काम हल्का कर सके, जो कि इनके काम को थोड़ा हेल्प करा सके, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में अगर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता है काम का, तो देखिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है कौन कौन सी। इलेक्शन कमीशन होगी, अपनी इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों होती है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, to ensure free and fair election to the parliament, state legislature and office of president of India and the office of vice president। ये हो गया फ्रीडम। अपना इलेक्शन कमीशन क्या हो गया कि इसको ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है कि ये इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, नहीं तो पार्लियामेंट, फिर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ये फ्री एंड फेयर करे। नहीं तो फिर क्या हो जाता ना, नहीं तो फिर ये हो जाता कि या तो अपनी पार्लियामेंट, अगर बात होती प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, लोकसभा के इलेक्शन की, तो फिर अपने पार्लियामेंट को फिर एक क्या कुछ ऐसा कमेटी बनानी पड़ती, फिर उस कमेटी के कुछ सर्टेन मेंबर बनाने पड़ते जो कुछ टाइम के लिए रहते, फिर उनको इसी तरीके से फिर उनको अपॉइंट करना रहता, फिर वो कहाँ से अपॉइंट होते, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ये बता दिया गया कि भाई कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी रहेंगी जो कि ये काम करवाएंगी, और आप लोगों का जो काम है आप लोग वो काम करिए। ओके, और इनको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, या किसी भी ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटर में कोई इनको ला रहा है, या एग्जीक्यूटिव से, इनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही इलेक्ट भी करती है। आगे चल के देखते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए ऑफ इंडिया हो गए, ये ऑडिट करते हैं, है ना, इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, ही एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, है ना, और ये कमेंट करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। आगे देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कंडक्ट करवाती है, रिक्रूट करती है यूपीएससी अपने आईएएस पीसीएस वगैरह लोगों को। नेक्स्ट है क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि ये भी रिक्रूट करती है।
तो ये है कि बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई कि भाई आप अपने जो हमारे पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम है, उस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और वो भी अच्छे तरीके से अपना काम। अब एक इंसान पे ही अगर सारा बर्डन पड़ जाएगा तो वो फिर उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा ना, इसके वजह से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडी थ्रू वेरियस प्रोविजन, है ना। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो इन बॉडीज को इंडिपेंडेंट तो बनाया, बट इनके इंडिपेंडेंट रहने के लिए कुछ प्रोविजंस भी बना दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही। कैसे? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, एंड और ऐसे बहुत सारे प्रोविजन बना के। इमरजेंसी प्रोविजन देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो भी एक साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखते हैं इसमें क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन elaborate emergency provision to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. ओके, तो यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रेसिडेंट को इतनी पावर देता है, इतना उनको इनेबल बना देता है कि भाई आप किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सको। ओके, तो देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइज 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी और ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, है ना, आर्टिकल 352। एंड द स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356, और द फेलियर ऑफ कंप्लाई with the direction of the center, article 365, and the financial emergency on the ground of threat of the financial stability and the credit of India, article 360। तो बेसिकली हमारे पास तीन इमरजेंसी हैं। तीन तरीके की इमरजेंसी है। जो पहले में आ जाती है अपनी नेशनल इमरजेंसी, देन सेकंड में आ जाती है स्टेट इमरजेंसी। बेसिकली प्रेसिडेंट रूल ही है ना, प्रेसिडेंट रूल है जो कि आर्टिकल 356 में लिखी है, और नेशनल इमरजेंसी 352 में लिखी है, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है ना। तो ये बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 360 में। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 365 में। एंड द नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 352 में है। तो ऐसे इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इमरजेंसी प्रोविजन की बात भी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। ओके, 3 टियर गवर्नमेंट का की बात देखते हैं। 3 टियर गवर्नमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एडेड नहीं था। दिस प्रोविजन 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट एड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विथ द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड other constitution provide for dual polity and contain provisions with regard to organization and power of center and state, है ना। कि ओरिजिनली जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने पिछले बताया है, किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके डुअल पॉलिटी को ही इंपॉर्टेंस देता था, जैसे कि स्टेट एंड सेंटर। लेकिन बाद में क्या हुआ, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैव एडेड 3 टियर गवर्नमेंट, दैट इज लोकल, ओके, लोकल गवर्नमेंट को। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैव constitutional recognition of panchayat as the rural local government by adding a new part 9, a new schedule 11 of the constitution. Okay, and the similarly 74 amendment act 1992 gave constitutional recognition of the municipalities urban local government by the adding new part 9A and new schedule 12 of the constitution। तो इसमें बेसिकली यही बात बताया गया कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायती और म्यूनसिपल गवर्नमेंट की बात कही जाए, लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत गवर्नमेंट को और 74th अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन गवर्नमेंट को, म्यूनसिपैलिटीज को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे पार्ट 9 और 9A में है, जो कि शेड्यूल 11 में पंचायती और शेड्यूल 12 में अपना है म्यूनसिपैलिटीज। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है,
तो अमेंडमेंट रिलेटेड है पंचायत एक्ट से। ओके, पंचायत एक्ट, या तो ऐसा आता है कि पंचायत एक्ट किससे रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। पंचायत एक्ट किस पार्ट में है, पार्ट 9 में है। शेड्यूल कौन सा है, 11 शेड्यूल है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटीज से। ओके, किस पार्ट में है, 9A से। शेड्यूल क्या है, 12 शेड्यूल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए, ओरिजिनली तो ये भी ऐड नहीं था, बट ये हमारे जो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है, मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये हमारे DPSP में ऐड था कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में हुआ था, वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंड इट मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन बनाया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 एंड इट मेड द राइट टू फॉर्म, इसने फॉर्म किया, ये जो 97th अमेंडमेंट था उसने क्या फॉर्म किया, इसने राइट दिया फॉर्म करने का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट की तरह, जो कि आर्टिकल 19 में आता है। इट इंक्लूड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B। इसने अपने DPSP में एक नया जो आर्टिकल था उसको ऐड किया, 343B। क्यों, प्रमोट करने के लिए, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज it added a new part, article 9B in the constitution, which entitled the cooperative society, article 243ZH to article 243ZT। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि आर्टिकल 9B किससे रिलेटेड है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। पार्ट 9B, सॉरी आर्टिकल नहीं, पार्ट 9B किससे रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। और देखो, जब ABCD आता है ना, तो इससे यही समझ लेना कि ये किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही है, ऐड किया गया है। और क्या है, आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो आर्टिकल 243 एंड 243ZH टू 243ZT तक के आर्टिकल आ जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए भी बना दिया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हमारे लिए क्या है, एक अपना इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हमारा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमने बहुत डिटेल में इसे पढ़ने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई समस्या लग रही हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को उस पॉइंट को बहुत ही डिटेल में कवर करने का कोशिश करूँगी कि उसको और अच्छी तरीके से कैसे कवर किया जा सकता है। ओके, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारा अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। ओके, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।